चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ के पार्ट थ्री को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में बेसिक मैथ के पार्ट 2 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मतलब कहने का मतलब है अभी तक बेसिक मैथ के 2 वीडियो में बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये आपका पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाकर देखें, क्योंकि जब तक वो सारी बातें नहीं देखेंगे ना तब तक मतलब है ना कि मेरा जो वीडियो ना एक दूसरे पर आधारित है, सिर्फ समझने के लिए। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ ना आपको लो लेवल से हाई लेवल पर लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सारी बातों को समझिएगा और पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर जाकर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। देखिए, तो हम लोग बेसिक मैथ पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो बहुत तरह के एग्जाम में पूछी जाती है, और हालांकि यही बातें बच्चे को नहीं समझ में आती है। तो उन जो बेसिक बातें उनको हम लोग समझने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोग देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन देखने वाले हैं। जैसे देखिए, पहला है प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या? अब आप ही बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? आप पढ़े होंगे शायद। देखो बुआ, प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखो, मान लो कि आपके पास एक लाइन है, रेखा है। मैं समझाना चाहता हूँ ध्यान से, एकदम बेसिक समझते आ रहे सारी बातें। मान लीजिए कि आपके पास कोई रेखा है और जानते हैं इस रेखा का बीच वाला बिंदु 0 लेकर चलते हैं। 0 के बाद जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट आगे चल जाएगी। 8 के बाद आपका ऐसे बढ़ते चला गया है। अब 0 से पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ते चले जाइए। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या रेखा है, नंबर सिस्टम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, आपके पास एक संख्या रेखा है, हम लोग प्राकृत संख्या को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 के बाद जो भी संख्या है, मतलब ये 0 के बाद जो भी संख्या है सबको आप उठा लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ पर कोई एक बंदा है। वो बंदा क्या करता है? 0 जाता है, 0 पर जाता है। 0 पर आने के बाद इसके बाद 0 के बाद जो भी उसको संख्या मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट जो भी मिलता है उसको उठाकर क्या करता है? अपने थैले में रख लेता है। इसमें कौन कौन संख्या रख दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डाल दीजिए, ठीक है ना। वो क्या बंदा कि एक से लेकर जितनी भी संख्या है सबको उठाकर वो लाइन से डाल दिया, मतलब 1 से लेकर अनंत तक संख्या वो डाल दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जब वो बंदा 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या उठाया वो कौन सी संख्या है? वही तो आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब होगा प्राकृत संख्या है। क्या मतलब? देखो, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक संख्या होता है। यहाँ पर जो लड़का था, जो बंदा था, वो 1 से लेकर अनंत तक संख्या उठा लिया, तो वो कौन सी संख्या उठाया? प्राकृत संख्या उठाया, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं, ठीक है ना। जहाँ भी कैपिटल N आएगा आप आंख मूंद के समझिएगा कि वो कौन सी संख्या? एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब यहाँ पे एक और बातें समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए जो बंदा है वो 0 से लेकर सब संख्या उठाता है। 0 भी उठाता है, क्या उठाता है? 0 भी उठाता है, 1 भी उठाता है, 2 भी, 3 भी, ऐसे कॉमा देकर लिखिए। 4 भी उठा लेता है, 5 भी उठा लेता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, डॉट सारी संख्या है। मतलब वो 0 से लेकर अनंत तक की भी संख्याएं उठा लेता है। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर जो बंदा है वो 0 छोड़ देता है, 1 से लेकर सारी संख्या उठा लिया, वो प्राकृत संख्या होगा। अब 0 को भी उठा ले रहा है, 0 से लेकर अनंत तक संख्या जा रहे हैं। तो जानते हैं वो कौन सी संख्या होता है? वो पूर्ण संख्या होती है। मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और ये अनंत तक जाता है, इन्फिनिटिव तक जाता है, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा और विस्तार हम लोग करते हैं प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या मतलब क्या है ना कि प्राकृत संख्या कहेंगे किसे? तो आंख मूंद कर बोलिएगा, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये करता है आपके एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, मतलब कंपटीशन में पूछता है ये कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसी कारण से सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इस बात को याद रखिएगा। और प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल N से। प्राकृत संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? कैपिटल N से। और प्राकृत संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी सारी बातें। अब ध्यान दीजिए, अब अभी तक आप जान लिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि सबसे स्मॉल नेचुरल नंबर आप बताइए, छोटी प्राकृत संख्या बताइए आप। तो क्या बताएंगे आप? छोटी प्राकृत संख्या 1 बताएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि लगातार प्राकृत संख्या दे दिया,
तो लगातार प्राकृतिक संख्या मान लो कि आपके पास यहाँ पर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे डॉट डॉट दे दिया तो n तक चला गया, अनंत तक चला गया। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का यदि योगफल निकालना हो तो वहाँ पे एक सूत्र अप्लाई करते हैं, उस सूत्र का नाम होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या प्राकृतिक संख्याओं का यदि योगफल निकालना हो तो आप सूत्र लगा देंगे n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ पर आपको दे दिया 1 2 3 4 5 और बोले कि इसका योगफल निकालिए। योगफल का मतलब जोड़ निकालना है, तो आप तो ऐसे भी सिंपली जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जोड़ने में टाइम लगेगा। 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 15, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, आपको देख लेना कौ गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो। तो सूत्र होता है n इंटू n, पदों की संख्या आपका कितना होगा 5, तो लिख देंगे 5 इंटू 5 प्लस 1 अब बटा कितना हो जाएगा 2 5 देखो गुना 5 1 6 हो जाएगा, बटा कितना होगा 2 काटे 2 3 है 6 पंती है 15, यो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो सिंपली ऐसे 2 4 5 अगर दिया रहेगा तो आप तो जोड़ सकते हैं। लेकिन मान लो कहीं पर आपको इतना संख्या दे 1 2 3 4 5 6, मान लो लगातार उठाना है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है, ठीक है ना। 5 6 7 8 9 10 दे दिया। अब यहाँ पर गिन लो को पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या करेंगे इसका योगफल निकालने के लिए 10 इंटू 10 प्लस 1 कर देंगे बटा 2 कर देंगे। अब काट दीजिए इसको, 2 5 10 होगा और 10 1 11, 11 में 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर आप जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा 55, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो समझ में आ रही है बातें। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। प्राकृतिक संख्या कैसे कहते किसे है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से सूचित करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन करता है आपके एग्जाम में कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होगा। अब आप ही बताइए, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 2 और 3 उठा ले, लगातार का मतलब ठीक उसके बाद, तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर मतलब घटाओ, घटा देंगे 3 में से 2 घटाएंगे 1 है। तो देखो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर याद रखिए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हाँ, तो इतनी बातें समझ में आई। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे है, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है, 1 होता है। कोई भी 8 9 ले लीजिए, लगातार प्राकृतिक संख्या अंतर निकालेंगे 1 आएगा आपका। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है, 1 होता है। और लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, जोड़ निकालना हो, तो सूत्र अप्लाई कर देंगे n इंटू n प्लस 1/2, और गिन लेंगे n क्या, पदों की संख्या है, ठीक है। समझ में आ गई होगी। अब जरा सा चलिए पूर्ण संख्या, अभी मैं इसका भी हिंट्स दे दिया हूँ आपको, ठीक है। तो ये भी शायद बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखो कहते हैं कि जो बंदा है यहाँ पर 0 से लेकर भी सारी संख्याएं उठा लिया, तो ये जो आपका बनाना ये थैला है, ये आपका W बन गया। W को बोलते हैं होल नंबर, यानी 0 से स्टार्ट हुआ है और अनंत तक गया है। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है उससे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इंग्लिश होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या बताया था क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, तो इसकी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 होगी। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी, प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और पूर्ण संख्या को किससे सूचित करेंगे, W से सूचित करेंगे, ठीक है। और भी बातें जान लेते हैं। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो एक एक बढ़ता है, 0 1 2 3 4 5। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर भी 1 होता है, और 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का भी अंतर कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1 ही होता है। और यहाँ पर भी यदि योगफल निकालना हो पूर्ण संख्याओं का, तो आप वही करेंगे जो प्राकृतिक संख्या का सूत्र लगा है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे मान लो 0 1 2 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5। अब बोला है कि इसका आप योग निकालिए। क्या निकालना है, योग मतलब जोड़ आपको निकालना है, ठीक है ना। अब मान लो जोड़ निकालना है तो पदों की संख्या गिनने का कोई पद है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू लगा देंगे 6 प्लस 1 बटा 2, इसको काट दीजिए, 2 3 है 6, 6 1 7 और 7 लिखिए 21। इसको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 5 4 9 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 प्लस 1/2
31 होगा, द्वितीय आई 6, 6 1 7। नहीं, देखिए ये वाला सूत्र आपका पूर्ण संख्या के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है, ये n इंटू एन प्लस 1/2। अब आप सोच रहे हैं कि पूर्ण संख्या के भी लगाए तो वहाँ पर संभव नहीं है, वहाँ पर आपको क्या माध्य माध्यिका का सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे 0 से लेकर 5 तक है तो सभी संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है ना। वो मैं माध्य माध्यिका बोलक जब पढ़ाऊंगा ना आपको, क्योंकि ये सारी बेसिक में ही चलेगा, तब उस समय आपको समझाऊंगा। ये अभी सूत्र भूल जाइए। देखो ये जो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये सिर्फ प्राकृत संख्या लिखिए, प्राकृत संख्या के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ बता रहे थे पूर्ण संख्या कहते हैं किसे, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या वो पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और दो लगातार पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे पूर्ण संख्या। अब देखो, अब चलते हैं इवेंट नंबर, जिसको सम संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखो इवेंट नंबर क्या होती है, इवेंट मतलब सम संख्या। अब आप ही बताइए, सम देखो सम का मतलब जौना में 2 से भाग लग जाए। जैसे मैं पूछूं 9, क्या 9 सम संख्या है, तो आप सोचेंगे 9 से 9 में क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। तो 9 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो क्या भाग लगेगा, 2 के पढ़ा में 9 आता है क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब 9 आपका सम संख्या नहीं है। जब सम नहीं है तो विषम संख्या हो जाएगा, मतलब ऑड नंबर हो जाएगा। तो सम मीन्स क्या होता है, जहाँ में 2 से भाग लगाए। जैसे हो गया 4 कौन सी संख्या, सम संख्या है, क्यों सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाएगी, ठीक है। तो सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवेंट नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। सम संख्या को क्या कहते हैं, इवेंट नंबर कहते हैं। अब देखो सम संख्या किसे कहेंगे, तो जौना संख्या में 2 से भाग लग जाए या 2 के गुणज को सम संख्या कहते हैं। 2 का गुणज मतलब 2 4 6 8 10, 2 का गुणज, या जिस संख्या में 2 से भाग लग जाएगी वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 4 6 8 10 ... ये सब क्या हो गया, ये सब सम संख्या हो गया। क्या हो गया, सम संख्या हो गया, ठीक है ना। तो सम संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लग जाती है। अब मान लो सम संख्याओं का योगफल निकालना हो, तब कौन सा आप सूत्र अप्लाई करेंगे। अब देखो पूर्ण संख्या का योगफल निकालने के लिए सूत्र मैंने नहीं बताया, उसके लिए माध्य का आपको सूत्र यूज करना पड़ेगा। अब देखो पूर्ण सम संख्या होंगी और उसका आपको यदि योगफल निकालना हो, मतलब योग निकालना हो, तो उस कंडीशन में आपको सम संख्या के लिए बताना हो, इवेंट नंबर के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई मतलब इवेंट नंबर। तो सम संख्याओं का जब योग निकालना होगा तो आपको सूत्र लगा देना होगा n इंटू एन प्लस 1। क्या लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1। अब आप बोलेंगे कैसे, मान लो यहाँ पर आपका सम संख्या 2 से लेकर 8 तक दिया हुआ है। n तो संख्या गिनना कौ गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। यहाँ पे n के जगह पर रख देंगे 5 इंटू, यहाँ पर n के जगह पर रखेंगे 5 प्लस 1 हो जाएगा 5 5 1 6, कितना 5 6 के 30। यानी ये योगफल यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जोड़ के देखिए 10 18 18 24 4 28 2 30। देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो योगफल निकाल रहे हैं सम संख्या में योगफल, लगातार सम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र ही अप्लाई करेंगे, n इंटू एन प्लस 1। अच्छा मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताइए। चलो यहाँ पर सॉल्व करके आप बताइए। मान लो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 दे दिया। अब मैं बोलूँ कि इसका योगफल निकाले, तो पहले पदों की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n की जगह पर रख देंगे 7 और फिर 7 प्लस 1, तो 7 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा 8, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसका योगफल आप जोड़ के देखिए 56 ही आएगा, देख सकते हैं ना। तो योगफल सम संख्याओं का यदि योग निकालना हो तब सूत्र लगा देना है n इंटू एन प्लस 1। ये सूत्र लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1। तो समझ में आ गई, सम संख्या को इंग्लिश में इवेंट नंबर कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाएगी उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगी उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का निकालने, सम संख्या का योग निकालना हो तो सूत्र लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1। क्या लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। और देखिए एक और बात यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है कि 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होता है। अब आप ही बताइए, 2 को लगातार कौन सम संख्या ले लीजिए, जैसे 4 और 6, क्यों दोनों है लगातार, 4 के बाद 6 आएगा और दोनों सम संख्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का, अंतर कितना का, घटाव कितना का है, तो 2 का, 4 के बाद 6, 2 बढ़ गया। कहने का मतलब 2 को लगातार सम संख्या, चाहे 2 को लगातार विषम संख्या का अंतर हमेशा जो होता है ना 2 ही होता है। यानी सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों का अंतर हमेशा कितना होता है, 2 होता है लगातार। लेकिन होनी चाहिए, ये नहीं कि 4 के बाद 8 चलेगा, तब तो आंसर भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सम संख्या 2 को लगातार सम संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो सम संख्या की सारी बातें आपको समझ में आ गई। सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग सकती है, सम संख्या को इंग्लिश में इवेंट नंबर कहते हैं, ठीक है। और सबसे 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होता है, और सम संख्याओं का योग निकालना हो तो सूत्र लगा देंगे n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब चलते हैं विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ओड नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। विषम संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं,
ओड नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, ये होता है सम संख्या का उल्टा। सम संख्या में डिफिनेशन था कि जिसमें 2 से भाग लग जाए, विषम संख्या में ये होगा कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो कहलाएगा आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 9 11 डॉट ऐसे एक क्या 2 मतलब बढ़ते चले जाएंगे। तो एक में 2 से भाग लगेगा क्या, 3 में लगेगा क्या, 4 में लगेगा नहीं, मतलब 5 में लगेगा, 7 में लगेगा, 9 में लगेगा नहीं। ये सब जो संख्याएं हैं ये सब कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है वो सब विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। अब देखो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी निकाल के देखिए। यहाँ पर जैसे 1 और 3 लगातार विषम संख्या है तो इनका अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 लगातार सम संख्या चाहे 2 लगातार विषम संख्या, दोनों का अंतर हमेशा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। और एक बात और, अभी तो आप देखे थे सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो सूत्र होता है n × n+1। यदि विषम संख्याओं का योग निकालना हो, विषम संख्याओं का, ठीक है ना, यहाँ देखो ओडी लिख दिया, ODD, ऑड मीन्स क्या होगा, विषम। विषम संख्याओं का योग यदि आपको निकालना हो तो उस समय सूत्र लगा देंगे n का स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए मतलब कोई हार्ड सूत्र नहीं होता, एकदम सिंपल होता है, n का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए 1 2 3, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 तो सम है, हमें विषम उठाना है, 1 3 5 7 9 11। ठीक है। अब बोला है कि इसका योगफल निकाले तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस सूत्र का अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर कौन पद है, 1 2 3 4 5 6 को है, तो यहाँ पे n के यहाँ पर रखना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना है, 36। अब जोड़ के देखिए 11 9 20 7 27 है, 27 5 32 32 3 35 से कितना आ जा रहा है, 36 आ जा रहा है, देख सकते हैं। तो देखो विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो n स्क्वायर सूत्र होता है, लेकिन सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो सूत्र होता है n × n+1। लेकिन जब विषम संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो उस समय सूत्र आप लगा देंगे n का स्क्वायर। तो समझ गए होंगे विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। और 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। ठीक है। उसके बाद विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो सूत्र अप्लाई कर देते हैं n का स्क्वायर। समझ में आ गई होगी ये बातें। अब चलते हैं भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, भाज्य संख्या। इसका एक और नाम होता है भाज्य संख्या, चाहे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, इसको 3 नामों से हम लोग जानते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, तो यहां से जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछ ही देता है कभी काल। तो भाज्य संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ना टॉपिक है। ठीक है ना। देखो भाज्य संख्या में कुछ नहीं करना है, 2 ऐसा संख्या उठाना जिनका मसा 1 आए। मसा का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, जिसको HCF के नाम से हम लोग जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 2 लगातार मतलब 2 ऐसी संख्या उठाना जिनका मसा HCF कितना आवे, 1 आवे, तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सा संख्या, भाज्य संख्या। या सिंपल तौर पर दे तो जिसमें 1 से और स्वयं से और किसी और संख्या से भाग लगे वो भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन आपके एग्जाम में जैसे पूछता है वहां पर हम लोग गौर करते हैं। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या पर अब जरा से हम लोग बात करते हैं, आखिर भाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है। तो अब चलिए भाज्य संख्या पर हम लोग बात करते हैं जरा सा। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 8 और 9 ले लिया, ठीक है ना। अब ये कौन सी संख्या मैं पूछूं तो मैं बोल दूंगा कि ये 8 और 9 कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इनका मौसा निकाल कर देखिए कितना आएगा, 1 आएगा। देखो मौसा कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, तो 8 का फैक्टर कर दो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। 9 का फैक्टर कर दो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 होगा। अब इन दोनों में मिल क्या रहा, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 तो मिलेगा, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए मसा पर मैं मसा और लसा पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, हो सकता है तो पार्ट जो 4 आने वाला हो वो इसी पर आएगा, यानी तो पार्ट 5 में जरूर मैं मसा और लसा की चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम लोग बेसिक से जान रहे हैं ना, क्योंकि आपकी तैयारी जो है बेसिक से हो रही है और कोई ऐसे वैसे आपके मतलब संस्थान में नहीं पढ़ाई हो रही है। आप JP सुपर में पढ़ रहे हैं, सुपर में, तो आपको सुपर तो बनना पड़ेगा ना। देखिए तो मेरे कहने का मतलब कहाँ हम लोग थे, यहाँ पर भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब 2 संख्याओं का मसा 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 संख्याओं का मसा 1 हो तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है। तो जब 2 संख्याओं का मसा 1 होगा तो बोलेंगे वो दोनों संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया 5 और 16, 5 और 16।
मैं पूछूं कि ये कौन सी संख्या है, तो ये 5 भी आपका भाज्य, 5 और 16 दोनों क्या है, भाज्य संख्या। कैसे? क्योंकि इनका मौसा निकाल कर देखिए कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करता है, इस पर गौर करता है। मान लीजिए आपके पास 2 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या दे दिया ए और बी, तो इनका मौसा बोल रहा है कि कितना होगा। अब आप ही बताइए भाई, बोलेंगे भाज्य संख्या, तब इसका मौसा कितना होगा, 1 आएगा, क्योंकि भाज्य संख्या में मौसा 1 के अलावा कुछ आ नहीं सकता है। तो जब मतलब क्या है ना कि जब भाज्य संख्या दिया होगा तो मौसा 1 आएगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन उलट के करता है कि मान लीजिए ए और बी का जो मौसा है, HCF है, वो 1 है, तो बताना है कि ये कौन सी संख्याएं होगी। अब समझने वाली बातें आ गई ना। अभी बोला था कि ए और बी का मौसा यदि 1 है, ध्यान दीजिए, ए और बी भाज्य संख्या, तो इनका मौसा कितना होगा, तो 1 आएगा। ये क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन कर दे कि ए और बी का HCF मौसा 1 है, तो वो कौन सी संख्या है, तो वो कौन सी संख्या, जब मौसा 1 आएगा, HCF 1 आएगा, तो आंख मूंद कर बोलेंगे वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से यही क्वेश्चन करता है कि ए और बी का मौसा कितना होगा जब ए और बी भाज्य संख्या हो। तो जब ए और बी भाज्य संख्या होगा तो उसका मौसा 1 होगा, क्योंकि जब 2 संख्याओं का मौसा 1 आता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो ए और बी भाज्य संख्या, तो इसका मौसा आंख मूंद कर मारेंगे 1। क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा कि ए बी, मतलब यहाँ ऐसा लिख देगा आपको कि यदि ए और बी कौन सी संख्या, भाज्य संख्या है, तो बताना है कि ए और बी का मौसा जो है ना कितना आएगा। तो आप ही बताइए ए और बी का मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि ए और बी का HCF यदि 1 हो तो ए और बी कौन सी संख्या होगी, तो ए और बी आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, ए और बी आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। तो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अब तो भाज्य संख्या समझ गए होंगे। भाज्य संख्या मतलब जब 2 संख्याओं का मौसा 1 हो तो दोनों संख्याएं भाज्य संख्या के नाम से जानी जाती है। अब आइए प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? देखो, भाज्य संख्या को सिंपल रूप से डिफाइन करे तो वो होता है इसमें 1 से, स्वयं से और किसी और भी संख्या से भाग लग जाए। जैसे 8 कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। 8 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 में 1 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा। तो इसमें 1 से, अपने आप से और किसी अन्य और संख्या से भी भाग लगता है, वो कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या के नाम मतलब दी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो अभाज्य संख्या, इसका एक और नाम है अभाज्य संख्या, या इसको रूढ़ संख्या भी हम लोग कहते हैं। कौन सी संख्या? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। देखो, ये क्या होता है, भाज्य या अभाज्य संख्या होता है इसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, 1 एवं स्वयं से। जिस संख्या में 1 से और अपने आप से भाग लगे वो कौन सी संख्या कहलाएगी। कई बार एग्जाम में पूछता है कि 11 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो देखो, भाग लगेंगे 1 से, मतलब देखो जिसमें 1 से भाग लगे और मात्र अपने आप से भाग लगे, किसी और से भाग नहीं लगनी चाहिए। 11 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, नहीं, ये डायरेक्ट 11 से लगेगा, मतलब अपने आप से लगेगा। तो 11 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 11 ही से लग रहा है। और डिफिनेशन भी वही होता है कि जिसमें 1 से और स्वयं से मतलब अपने आप से भाग लगे वो कहलाता है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहलाता है, रूट संख्या कहलाता है। तो जौना में 1 से और अपना आपे से भाग लग जाए वह कहलाता है आपका कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या है। और देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा, जैसा अभी बताया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होती है, लेकिन सबसे छोटी जो प्राकृत अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 से स्टार्ट होती है। 1 आपका जो है ना, ये अभाज्य संख्या नहीं होता। क्योंकि इसमें सिर्फ 1 से भाग लगता है, अपने आप से भी तो दिखाना है ना। 2 कंडीशन होता है। अभाज्य संख्या का 2 कंडीशन होता है। पहला, 1 से और अपने आप से भाग लगे, किसी और से भाग नहीं लगे। तो 11 में 1 और 11 से भाग लग रहा है। मान लो कि मैं दे दी 8, अब मैं पूछूं क्या 8 अभाज्य संख्या है, तो भाग लगाइए। इसमें 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा और अपने आप से भी लग जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है कि 1 से और अपने आप से भाग लगे, वो किसी और से भाग नहीं लगनी चाहिए, जबकि यहाँ 2 और 4 से भी लग जा रहा है। इस कारण से 8 अभाज्य संख्या नहीं है। मैं बोलूँ क्या 9 अभाज्य संख्या है, तो चेक करेंगे, इसमें भाग लगेगा 1 से, 3 से और 9 से लगेगा। तो 1 से और अपने आप से लग जा रहा है कि उसके अलावा भी लग जा रहा है 3 से, इस कारण से अभाज्य संख्या नहीं है। वही मैं पूछूं 7 का अभाज्य संख्या, तो देखिए 7 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, लेगा 3 से, 4 से, 5 से, 6 से नहीं लेगा, ये डायरेक्ट अपने आप से ही लेगा 7 से ही। तो इसमें 1 और अपने आप से भाग लग रहा है, इसी कारण से 7 कौन सी संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब आप समझ गए होंगे, अभाज्य संख्या का मतलब होगा जिसमें 1 से और अपने आप से भाग लग जाए, वो होता है अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या होता है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2
होती है। यानी अभाज्य संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 4 नहीं होगा, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं। ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। इसी का आंसर देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग 2 है अभाज्य संख्या का, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है आपका 2। तो अभाज्य संख्या समय यही क्वेश्चन करेगा, अभाज्य संख्या जिसमें एक और अपने आप से भाग लग जाएगा उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। ये हालांकि आप तो जानते ही होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, जिस संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इज इक्वल 0। मान लो कि 3/4 ये p/q के रूप में आ गया, मतलब जाना के भिन्न के रूप में, बटा के रूप में लिख सकते हो, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 3/4 ये बटा के रूप में, तो जिस संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को एक बात याद रखिएगा, उसको q से, कैपिटल Q से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल Q से सूचित करते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसे p/q कह सकते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर परिमेय संख्या को q से, कैपिटल Q से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये 3/4 बटा के रूप में, ऊपर p या नीचे q होगा। जैसे 8/9, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। जिसको बटा के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना? तो जिसको p/q के रूप में यदि नहीं समझ में आती है, तो जिसको बटा के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं पूछूं √2 कौन सी संख्या, √3 कौन सी संख्या, √5 कौन सी संख्या है, √7 कौन सी संख्या है, तो ये सब के सब जो है ना, कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। तो देखो परिमेय संख्या का सिंपल डिफिनेशन होता है, सिंपल डिफिनेशन होता है कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वह कहलाएगा परिमेय संख्या, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, नीचे वाला मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं पूछूं 3/4, पूछूं क्या ये परिमेय संख्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना? और यही मैं पूछूं 3/0, क्या ये परिमेय संख्या? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि तो परिभाषित है नहीं, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा आपका। बटा में 0 नहीं होना चाहिए। इसी कारण से पहले p/q, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन दोनों में होना चाहिए, परिमेय में और अपरिमेय में, कि नीचे वाला मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन किया है कई एग्जामों में, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटा में 1 छुपा है, तो ऊपर वाला मान p होगा, नीचे वाला क्या होगा? q होगा। तो इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 0 को। इसी कारण से 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या समझ गए होंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो वह परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या को कैपिटल Q से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। और 0 कौन सी संख्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रूट वाला जो होता है ना, ये सब रूट वाला अधिकांश संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय होती है। ठीक है ना? तो √3 √2 √3 √5 √7 √8 √10 √11 √12, ये सब क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इज इक्वल 0। अब देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब मान लो ये 1/4, तो ये p/q के रूप में होगा परिमेय संख्या, और ये आपका होगा √2। √2 कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अभी तो बताते कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखो, तो परिमेय संख्या आपका होगा, ये परिमेय संख्या होगा और ये अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिला देंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो आपका वास्तविक संख्या बनेगा। ये क्या होगा? आपका एक वास्तविक संख्या बन गया। ठीक है ना? क्या बन गया? वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय संख्या भी मिला दिए, इसमें अपरिमेय संख्या भी मिला दिए। जैसे मान लो कि अमृत और विष है, अमृत और विष को दोनों को मिला दिए, अमृत और विष को दोनों को मिला दिए, तो वहां पर जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा वही आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे वाइफ और हस्बैंड को मिला देंगे, तो वहां पर जो संयोजन बन गया वाइफ और हस्बैंड का, वह कहलाएगा आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या मतलब किसे कहेंगे? तो परिमेय संख्या, ये 1/4 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन, जोड़ का मतलब मिला देना है,
सम्मिलन को, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ को, मिलन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब अंतिम बात हम लोग जानते हैं इंटीग्रल्स, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का पहले संकेत देखिए, पूर्णांक को कई नामों से हम लोग जानते हैं। पूर्णांक को या तो जेड भी कह सकते हैं और नहीं तो आई भी कही जाती है। आगे जब जाएंगे ना बहुत तरह की, मतलब हम लोग एग्जाम देंगे तो वहाँ पे सारी बातें हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्णांक को क्या कहते हैं, पूर्णांक को या तो जेड से नहीं तो आई से सूचित कर सकते हैं। अब देखो पूर्णांक क्या होती है, अभी जो मैं रेखा आपको बनाया था यहाँ पर बीच में क्या होता है, जीरो, जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार ऐसे बढ़ेंगे, पीछे आएंगे तो -1, -2, -3, -4। ये क्या होगा, ये रेखा जो बन गया ना ये पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है, देखो पूर्णांक में प्लस वाली भी संख्या आती है, माइनस वाली भी संख्या आती है, जीरो भी आती है। तो जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाली संख्याएं हो वह कहलाती है आपका पूर्णांक। तो देख सकते हैं यहाँ पर जीरो भी है और धनात्मक संख्याएं भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी है, इसी कारण से इसको बोलते हैं कि क्या है, आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक का सिंपली संकेत होता है जेड या आई होता है, और पूर्णांक को हम लोग जेड या आई से सूचित करते हैं। और पूर्णांक का मतलब इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाली सारी संख्याएं हो उससे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक कहते हैं। अब देखो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल्स, इसको निगेटिव इंटीग्रल्स। देखो कहने का मतलब क्या है, धनात्मक पूर्णांक जिसमें धन वाली संख्या हो, जैसे एक से जीरो के बाद जितनी भी संख्या जाएंगे 1 2 3 4 5 ये सब धन संख्या है, और जीरो से पीछे आएंगे ये सब ऋण संख्या है। तो जिसमें धन वाली संख्याएं हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, जिसमें ऋण वाली संख्याएं हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें जो ना बेटर से समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं फिर से चर्चा करता हूँ शुरू से, सिंपली शॉर्ट में। देखिए प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर बताए थे, एक होता है। और प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो सूत्र लगाते हैं n × n + 1/2। उसके बाद पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और इसको W से सूचित करते हैं, और प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और दो लगातार पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, इसके लिए सूत्र हम नहीं बताए थे, गलत हो गया था। अब देखो सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए सम संख्या कहलाती है। दो लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 2 होता है। और सम संख्या का योगफल निकालना हो तो उसके लिए सूत्र लिखवा दिए थे n × n + 1। और विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। और दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है। और विषम संख्या निकालने का सूत्र होता है n का स्क्वायर। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जब दो संख्याओं का मसा 1 होती है तो दोनों संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि a और b का मसा 1 है तो कौन सी संख्या है, तो वो भाज्य संख्या है। यदि a और b आपका भाज्य संख्या है तो इनका मसा क्या होगा, तो याद रखिएगा 1 होगा। ठीक है, और अभाज्य संख्या इसमें 1 और अपने आप से भाग लगे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होती है। और परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल के तौर पर पूछ सकता है √2 कौन सी संख्या अपरिमेय, √3 कौन सी संख्या अपरिमेय, √5 कौन सी संख्या अपरिमेय, √7 कौन सी संख्या अपरिमेय। ठीक है, आगे वास्तविक संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे वास्तविक संख्या बनेगा। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जहां पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाली तीनों संख्या हो वो आपका पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक धन वाली संख्या को, ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव वाली संख्या को हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक पार्ट वाली थ्योरी जो वीडियो जो ना आप समझ गए होंगे, जो बेसिक पार्ट में समझाया थ्योरी का वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 4 में एक नई चीज को ग्रहण करते हुए फिर मिलेंगे।